हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे स्पेशली बात करने वाला हूँ 3284 एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेकर। ठीक है, किसी कारणवश ये मैं वीडियो आपको कल अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कल लखनऊ गया था, कुछ ज़रूरी बुक्स थी, शॉर्ट नोट्स थे, ये सब लेने के लिए। फिर मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, और कल शाम को एजीटी का रिज़ल्ट भी आया था तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। तो आज के इस वीडियो में आपसे डिटेल से बात करता हूँ कि कैसे आप 3284 एग्ज़ाम को, अगर आप बिगिनर हो, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, या अगर आप एक एग्ज़ाम दे चुके हो या आपको एक्सपीरियंस है, आपके 60-65 नंबर आसानी से बन रहे हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको सुनना, बहुत अच्छे से आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता चलू जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान ये देनी पड़ेगी कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसकी कभी भी सिलेक्शन 100% पे नहीं होता है। समझ पा रहे हो इस बात को? जैसे सिविल का एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, पीसीएस हो गया, जैसे इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसकी कट ऑफ ज़्यादातर वही जाती है 80-85, 80-85, 90। कभी कट ऑफ, कभी वैकेंसी कम आ जाती हैं या पेपर थोड़ा इजी बना देते हैं तो कट ऑफ 95 चली जाती है, 100 चली जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 90 बहुत रहता है, रेयर केस 90 रहती है। तो 90 का मतलब कितना हो गया भाई? ये 150 का कितना हो गया? 60% हो गया। अगर हम 100 भी नंबर मान लेना तब भी इसमें क्या हो जाएगा? 50 क्वेश्चन स्किप करने होते हैं। तो जो अच्छे लड़के होते हैं वो 150 क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागते। उनका टारगेट ये रहता है कि 90 कट ऑफ जा रही है, मैं 110 ले आऊँ, या 115 तक का वो अपना टारगेट लेके चलते हैं। अब जो उनको ये बचे हुए 45 से या 40 क्वेश्चन जो उनको छोड़ने होते हैं, वो उन पे वर्क करते हैं कि मेरा कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, आउटपुट कम निकलेगा, या जिसको पढ़ने से मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रहा, मेरा वीक पोर्शन क्या है। तो वो उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लड़के इकोनॉमी पोर्शन को स्किप कर देते हैं, कोई करंट के कुछ पोर्शन को स्किप कर देते हैं। रीज़न क्या रहता है कि कभी भी हमको 100% नहीं चाहिए, हमको उतना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये स्किप करने का तरीका आपको भी सीखना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में। जैसे बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जूनियर असिस्टेंट हो गया, जैसे इसी की मैं बात करूँ, तो इसमें कुछ लोगों की एक सोच रहती है कि 80 आ जाए, 85 आ जाए। देखो, जिनका 60-62 आ रहा है तो उनके लिए ये चीज़ सोचना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा इतना फिक्स हो चुका है, इतना मेरा आसानी से आ रहा है, हमको चाहिए थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की। लेकिन जो बिगिनर हैं तो अभी वो हार्ड क्वेश्चन की तरफ मत जाओ। जैसे कंप्यूटर हो गया, अब इसमें क्या 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल के आ जाते हैं। हार्ड नहीं होते, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उनको कर ले जाओगे, वो थोड़े कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हीं 4 क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, बाकी के 10-11 पे उनका फोकस नहीं होता है। चलो उन 4 को आप हटा दीजिए, क्या बाकी के 10 में 10 आपके बन रहे हैं? अब ऐसे ही यूपी स्पेशल में बच्चा हिस्ट्री को लेके और स्कीम को लेके, करंट को लेके हमेशा टेंशन में रहता है। मैं कहता हूँ ऐसे आते कितने क्वेश्चन है? 7 से 8 क्वेश्चन। क्या बाकी के 12-13 आपके हर मॉक टेस्ट में 12-13 बनना है? अगर उतना बनना हो तो आप इस चीज़ को आगे फॉलो करना, मैं आपको शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ जा रही है, जैसे मान लो 60 जा रही है, 62 जा रही है, 65 जा रही है, मैं कहता हूँ तुम 75 का टारगेट लेके चलो, 75 प्लस का टारगेट लेके चलो, आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन इन 75 के बाद आपके कितने बचते हैं? 25 क्वेश्चन, वो आपको छोड़ देने हैं। तो सोच के देखिए, अब ये मैं छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपने इसको छोड़ दिया, मैं आपको सब समझाऊंगा अच्छे से। तो जब आप उन 25 को छोड़ देंगे तो बचते हैं 75 क्वेश्चन। भाई हार्ड वाले सवाल छोड़ दो, साला नहीं आता हिस्ट्री हटाओ, करंट के नहीं आते छोड़ दो, कंप्यूटर के 4-5 सवाल हार्ड आते हैं उनको भी छोड़ दो, रीजनिंग में 1-2 कठिन आते हैं इनको भी छोड़ दो, हिंदी में 2-3 कठिन आते हैं इनको भी छोड़ दो, जीएस में 7-8 छोड़ दो, तब भी आपके 25 क्वेश्चन हुए छूटने वाले। तो बच्चे कितने? 75। क्या आपका 75 बन रहा है? जब आपका उधर 75 में 70-72 नहीं बन पा रहा है तो इसके मतलब आपको पहले फोकस करना है उन पोर्शनों पे जहाँ आप वीक में पड़े हो। इन हार्ड की तरफ क्यों जा रहे हो? ये एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ जो मैं भी फॉलो करता हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट बता रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, जो पहला सब्जेक्ट होता है रीजनिंग का, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर जूनियर असिस्टेंट के आसानी से इसमें आप 15 से 15 कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आपको सीखने समझने की ज़रूरत कि आप इसमें बहुत ज़्यादा, ये आएगा कहाँ से? देखो, रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं 1-2 जिनमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे जिसके आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया। अगर ये आपके टॉपिक में आ रहे हैं, ये ऐसे चैप्टर है ना जिनमें थोड़ा बहुत आपको ज़रूरत पड़ती है ना, कुछ कुछ तरीके होते हैं इसको करने के। लेकिन अब जैसे सीरीज का सवाल हो गया, अब इसका क्या नोट्स बनाओगे? अब हर सीरीज में अलग अलग पैटर्न फॉलो करता है। एनालॉगी का क्वेश्चन हो गया, जैसे दे गया थर्मामीटर, आगे दे दिया टेम्परेचर, सेमीकोलन लगा के आगे दे दिया तुम्हारा बैरोमीटर, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये आपको इसका कैसे नोट्स बना पाओगे? तो ये सब चीज़ें जितना तुम मॉक लगाओगे ना, उतने ही ये प्रैक्टिस में आती जाएंगी। सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये ऐसे ही कर पाओगे। लेकिन जो 2-3 टॉपिक होते हैं, इनको मुश्किल से किसी भी यूट्यूब टीचर पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये 2-3 टॉपिक आप अच्छे से इनका थोड़ा नोट्स बना लेना। बाकी रीजनिंग केवल प्रैक्टिस से आने वाली है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है आप आसानी से 15 में 15 सवाल कर सकते हो आराम, इसमें आसानी से लड़कों के नंबर आ जाते हैं।
एक अगर हार्ड आ गया छोड़ देना, 2 आ गए हार्ड छोड़ देना, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 15 में 15 करने का। ये आप इसको आप बख्श नहीं सकते भाई, ये बहुत ज़रूरी है रीजनिंग आपके सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, मतलब आपके सिलेक्शन के लिए। तो आपका पहला फोकस होना चाहिए इस रीजनिंग सब्जेक्ट को लेके। तैयार कैसे करना मैंने बता दिया। कोई भी टॉप जब मॉक दो, जो क्वेश्चन गलत हो जाए सीधा यूट्यूब पे वो टॉपिक डालो, किसी टीचर से पढ़ लो। सबसे पहला हो गया रीजनिंग, इसके लिए यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अब दूसरा आता है हिंदी। हिंदी के आते हैं 30 क्वेश्चन। इस 30 क्वेश्चन में हिंदी को 3 पोर्शन में बांटा जाता है। एक गद्य का पोर्शन होता है, एक पद्य का होता है, एक आता है साहित्य वाला। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए गद्य वाले पोर्शन पे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यय, ये आपके बिल्कुल रटे होने चाहिए। इनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए। अब जैसे विशेषण हो गया, ये नहीं संख्यावाची विशेषण पढ़ लिया, ये जो आते हैं तुम्हारे विशेषण, ये 3-4 प्रकार के पढ़ लिए, परिमाणवाचक। देखो ये आप रटने से काम नहीं चलेगा। आपको एग्जाम देगा, एक बांक लंबा सा देगा, उस बांक के नीचे एक डैश बना देगा एक शब्द के नीचे, फिर आपसे पूछेगा ये शब्द क्या है। कई बार लड़के क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा और विशेषण में बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ये जब आपके पॉइंट क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे तब आप नहीं कर पाओगे। एक सवाल आता है जैसे कर्म को लेके, और उसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे एक पूछ लेता है कि को विभक्ति वाला, एक सेंटेंस देगा उसमें को विभक्ति लगी होगी, फिर आपसे पूछेगा ये कर्ण कारक है कि संप्रदान कारक है। अब बच्चा सोचता है इसमें को विभक्ति लगी है तो ये तो हमारा कर्म कारक हो जाएगा, सॉरी कर्म कारक की बात कर रहा हूँ, कि इसमें तो मेरा कर्म कारक होगा क्योंकि कर्म कारक में को विभक्ति लगती है। लेकिन उनको ये नहीं पता, ये आपने उस तरीके से रट लिया कि कर्ता ने कर्म को इस टाइप से इतने, ये बहुत हल्के पॉइंट होते हैं। ये अब इनसे अब एग्जाम निकलने वाला नहीं, इनसे थोड़ा ऊपर की सोचो। अब जैसे सोचो ना कि क्रिया का प्रभाव जा किस पे रहा है, कर्ता पे जा रहा है कि कर्म पे जा रहा है, जा किस पे प्रभाव रहा है, उसके अकॉर्डिंग विभक्ति कोशिश करा करो पहचानने की। कई बार क्या होता है कि हमारी क्रिया का इफेक्ट कर्म पे पड़ ही नहीं रहता, कर्म के विस्तारक पे पड़ रहा होता, हम उसे कर्म मान लेते हैं। जैसे होता ना कि राम, जैसे एक सब्जेक्ट होता है राम अमरूद खाता है, ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी नहीं दिया विभक्ति है, लेकिन राम अमरूद को खाता है, इसमें लगती है ना विभक्ति। इस टाइप से कुछ विभक्ति छिपे होती हैं। तो ये बहुत अच्छे से है, अगर आप कभी मुझसे पढ़ना चाहोगे मैं भी आपको समझा दूंगा ये विभक्ति वाला क्या। लड़का इसमें कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पे वो सोचता होगा ये कर्म होगा, वहाँ कर्म ना होकर वो संप्रदान होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वो कर्म समझता है वो कर्म होता ही नहीं है, वो होता है कर्म का विस्तारक। ये समझ पा रहे हो। तो आपको ये आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस गद्य वाले पोर्शन की, कि जैसे संयुक्त बांस हो गया, मिश्र वाक हो गया। ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा भाई, ट्रिक्स से अगर आप इनको याद कर लोगे, कई बार एग्जाम क्या होता है पता है, आसन्न जो भूतकाल होता है ना, बिल्कुल जो आसन्न भूतकाल होता है और पूर्ण वर्तमान काल होता है, दोनों सेम ही चीज़ बन जाती हैं कई बार। तो बच्चा क्या सोचता है, उसमें ऑप्शन में ढूंढता है, वो उसको एक ऑप्शन में नहीं मिलता, सोचता है यही तो मैं पढ़ के आया था। लेकिन वो ये नहीं जानता जो बीत चुका है अभी अभी बिल्कुल, और जो अभी वर्तमान का पूर्ण हो चुका है, दोनों सेम ही चीज़ हो जाती है। तो इन सबको कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये आएंगे कहाँ से, मेरा हिंदी का नोट्स पढ़ा है टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री, आप वहाँ से गद्य का पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आता है पद का पोर्शन, जैसे हो गया रस, छंद, अलंकार, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, मैक्सिमम इनके उदाहरण लगाइए। इनके उदाहरण जो आपके मॉक टेस्ट में गलत हो जाया करो उनको भाई अलग से एक शॉर्ट नोट्स बनाया करो, जैसे मैं बनाता हूँ A4 5 पे, उनको स्टेपलर मार के उनको अलग से बनाओ। आपका जैसे कोई एक वाक्य आ गया, उसके अंदर पूछ रहा है इसके अंदर कौन सा रस है, आपको वो आपके बुक के अंदर नहीं दिख रहा है, जैसे आपने कोई बुक से पढ़ा उसके अंदर वो उदाहरण नहीं दिख रहा है, तो आपने उसको अलग से लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल। ये ज़्यादातर PYQ ही आयोग पूछता है। अब ये मत सोचना यूपी ट्रिपल है तो यूपी ट्रिपल सी के ही PYQ पूछता है। कई बार ये क्वेश्चन PCS के उठा लेता है, कई बार किसी अदर स्टेट में यूपी, जैसे आपने यहाँ का यूपी ट्रिपल सी है, कहीं पर UK ट्रिपल सी होता है, तो अदर स्टेट से क्वेश्चन कॉपी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, PYQ लगाया करो, इससे आपके काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हिंदी में जो आता है पद्य का पोर्शन, ठीक है। अब इसके बाद आता है साहित्य वाला। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन ये हो जाते हैं, साहित्य पोर्शन को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम इतना क्यों सोचते हो यार, इतने सारे लेखक हैं। अब जैसे इनकी आपको रचनाएं पढ़नी, देखो इस टाइम पे तो आपको हिंदी में 2-3 करंट के क्वेश्चन पढ़ लेना। जैसे अभी नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य वाला, हालांकि हिंदी में कभी भी करंट नहीं पूछते, वो ज़्यादा हमेशा स्टैटिक पोर्शन ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ये 2-3 सवाल है पढ़ लेना, कि जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो किसी को मिला है, या इसके अलावा तुम्हारा अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसको मिला है, नोबेल मिला तो किसका मिला। ये आपके कुछ पॉइंट होते हैं जो पढ़ लेना करंट के। इसके अलावा साहित्य के पोर्शन को कैसे पढ़ा जाता है, देखो आप ऐसे अपने कंटिन्यू ऐसे अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप ऐसे रैंडम उठाओगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी हिंदी में रचनाएं पढ़ने को। आपको पढ़ना कैसे है, देखो आप आदि काल में बांट लीजिए, भक्ति काल में बांट लीजिए, रीति काल में बांट लीजिए, आधुनिक काल बांट लीजिए। इन चारों काल के अकॉर्डिंग इनसे मिलने वाले जितने लेखक हैं सबसे पहले उनको लिख लीजिए एक पेज पे, ठीक है, कि आदि काल के कौन लेखक हैं, भक्ति काल के कौन थे, रीति काल के कौन थे, आधुनिक काल में कौन आते हैं, फिर इनमें आपको छायावाद कौन थे, छायावाद उत्तर युग के कौन थे, प्रगतिवादी युग के, इस टाइप से इनको आप बांट लीजिए, एक पास लिख लीजिए। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए, जैसे सबसे पहले आप कोई एक लेखक उठा लीजिए, जैसे आपने सुमित्रानंदन पंत उठाया या आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उठा लिया।
अब इनकी फेमस बुक जैसे चिंतामणि हो गई, अब आपको क्या करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे पहले उन 3 रचनाओं को पढ़ना है, 3 या 4 रचनाओं को, जिन पे उन्हें या फिर ज्ञानपीठ मिला है, या उनको साहित्य अकादमी मिला, या उनको व्यास सम्मान मिला, या उनको सरस्वती सम्मान मिला है। ये आपकी 4 रचनाएं सबसे पहले लिखी होनी चाहिए। रचना लिखी नहीं होनी चाहिए, इनके साथ इनके सन भी आपको याद होने चाहिए। हर लेखक की आपको ये 4 रचनाएं तो आपको पता ही होनी चाहिए, जिनके लिए उनको ये 4 पुरस्कार मिले। अगर मिले हैं तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, एक A4 पेपर बना लीजिए। मैं पहले भी वीडियो की स्ट्रेटजी में बताया था, फिर आपको बता रहा हूँ, ये कर लीजिए। इससे आपका ये क्या साहित्य वाला हो जाएगा, ठीक। फिर आप क्या किया करिए, गूगल पे डालिए। जैसे आप लोगों को क्या होता है, कई बार हमको नहीं पता हो लगता, लेकिन हमारे अदर जो स्टेट में एग्जाम होते हैं वहाँ पूछी जाती है किसी लेखक की रचना, तो वो इंपॉर्टेंट होती है। हमको उतना नहीं पता होता कि इनकी कौन सी रचना सामाजिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कौन सी इनकी रचना मानसिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कौन सी इनकी साहित्यिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कौन धार्मिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और राजनीतिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये सब इनकी रचनाएं हमेशा बनी रहती हैं, हमको इतना नॉलेज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, कई बार एग्जामिनर सिविल के एग्जाम में ये रचनाएं पूछता है, तो आयोग क्या करता है, वहाँ से कॉपी कर लेता है। लेकिन हम लोग को आदत पड़ी होती वही फेमस रचनाएं रटने की, तो हम उतनी रट लेते हैं, आगे से कोई अलग पूछ देते तो हमारे दिमाग में बत्ती गुल जाती कि यार ये तो इसमें से मिल ही नहीं रहा, हम लगा के चले आते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, एक बार गूगल पे, जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना पढ़ रहे हो, तो एक बार गूगल पे कर लीजिए कि टॉप 5 आचार्य, या ट्रेंडिंग, टॉप ट्रेंडिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन टॉप 5 डाल लेना कि इनकी जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है वो कौन सी है। तो गूगल हमको क्या करता है, रिकमेंड वही 5 करता है जिनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस महत्व होता है, उनको लिख लिया करो सबसे पहले, वो आपके जुबान पर रटी होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं सच्ची बताऊं, मुश्किल से 30 या 30 बहुत हमने बता दिया, मुश्किल से 20-25 ही ऐसे लेखक हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्यिक दृष्टि से। 20-25 या 30 मान लीजिए। अगर आप 30 भी मानोगे ना, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, हमको पर डे एक लेखक पढ़ना है। जैसे आज आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उठाया, इनकी रचना पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो इनकी 8-10 रचनाएँ इंपॉर्टेंट होंगी, आप उनको पढ़ लीजिए। सुबह ये पढ़ने वाला रटने वाला काम किया करो। आज सुबह इनको पढ़ लिया, छोड़ो पूरा दिन, दोपहर में खाना खाते वक्त एक बार रिकॉल कर लो, शाम को सोते वक्त इनकी एक बार रचना रिकॉल कर लो। क्यों प्रेशर बनाते हो, मुझे 1000 लोगों की पढ़नी है, आपको सिर्फ 25 से 30 लोगों की ही पढ़नी है, और पर डे एक पढ़नी है। 30 दिन में आपकी 30 हो जाएंगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही रचना पढ़ी जाती है। अगर एक दिन में आप 10 की पढ़ लोगे, आप भूल जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ। फिर आपको जब चारों ऑप्शन मिलेंगे, आपको लगेगा कि यार ये वाला तो नहीं था, इनकी भी पढ़ी थी, क्योंकि नाम आपको सारे आते होंगे ऑप्शन में, हर लेखक का नाम आता हो। जैसे कोई कई बार ऑप्शन में नाम ही ना आता, तो हम गेस कर लेंगे यार ये तो कहीं नाम ही नहीं मिल रहा, लेकिन चारों आपको नाम मिलेंगे तो तुम्हें महसूस होगा यार ये चारों को तो जानता हूँ, ऐसा तो नहीं इनकी थी, इनकी तो नहीं थी। इसीलिए बोलता हूँ पर डे एक लेखक की रचना को टारगेट करो, आसानी से आपके 25 से 30 दिन में सारे लेखक कवर हो जाए, आप जान भी नहीं पाओगे कहाँ से साहित्यिक पोर्शन आपका कवर हो गया। ठीक है, तो ये थी आपकी हिंदी के लिए। मेरा नोट्स पड़ा टेलीग्राम पे, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। किसी टॉपिक में डाउट हो तो मुझे बताना, मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, अक्सर लड़के एसएमएस करते हैं क्वेश्चन भेज के हिंदी के, मैं उनको बता भी देता हूँ वहीं पे। अब इसके बाद आ जाएगा, ये हो गया आपके रीजनिंग और हिंदी, यानी 45 नंबर का। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन 45 में आपका 45 यानी कि 40 प्लस तो आपका स्कोर होना चाहिए किसी भी हाल में। इसमें आप 42-43 से कम स्कोर मत करिए, इसमें लड़के मात नहीं खाते, ये अपना फुल स्कोर करके आते हैं, सच्ची बता रहा हूँ। अगर तुम 75 का टारगेट लेके चलोगे ना, इस बार 60-65 का टारगेट से आपका काम नहीं चलेगा। मैं 5512 में भी बोला था, सिलेक्शन तो हो जाएगा 60 पे, ये 5512 वाले में, लेकिन सिस्टम क्या होगा, तुम श्योर नहीं हो, तुम्हें कन्फर्म नहीं कि हमारा 60 पे होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिसके 66-67 हैं वो चैन से टाइपिंग कर रहा है। रीज़न क्या है, तब भी मैं बोल रहा था कि 70-72 ही हो गए, इनको इतना टारगेट लेके चलोगे ना भाई, तो तुम सेफ जोन में महसूस करोगे, कट ऑफ को टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन लोग मानते नहीं है कि ये पेपर है इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। अब जिनके 62 नंबर हैं वो भी टेंशन में चल रहे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा फाइनल सिलेक्शन। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, अगर आप 3284 में लगे हो, आपका टारगेट 75 प्लस का होना चाहिए। आएंगे कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे पढ़ लिए। अब ये 2 सब्जेक्ट हो गए, रीजनिंग और हिंदी, इनमें 45 में आपके 40 प्लस स्कोर होना ही चाहिए हर हाल में। 1-2 सवाल एग्जाम हॉल में कई बार होता है चूक गलती बस हो जाते हैं, वो समझ में आते हैं, लेकिन 45 में से 40 प्लस आपका स्कोर आना ही चाहिए। बहुत ईजी सब्जेक्ट होते हैं, इनसे चूकिए मत। अब थर्ड सब्जेक्ट आता है आपका कंप्यूटर का। देखिए कंप्यूटर में क्या करता है आयोग, 10 सवाल ऐसे दे देगा जो बहुत ईजी होंगे, आप नॉर्मली से ईमेल जीमेल उठा के दे देगा, या कोई MS वर्ड MS एक्सेल, ये रटने की चीज़ें, ये तो आपको पता ही नहीं चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा समझने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। समझने की फोकस पड़ती है जब आप पाओगे AI, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इस टाइप के जब पोर्शन में पहुँचोगे ना, बिग डेटा प्रोसेसिंग, ये सब साइबर हैक के अटैक वगैरह, यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इतना नॉलेज अगर आपके पास है नेटवर्किंग का, इंटरनेट का, अगर आप बेसिक नॉलेज लगा जाओगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, जब इनके बारे में आपको पता होगा एप्लीकेशन क्या होता है, जब ये बेसिक परिभाषा, मैं सच्ची बताऊं मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर की परिभाषा पढ़ी थी, इसको इतना अच्छे से लगा लिया था कि मेरे बहुत सारे सवाल केवल सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन से हो जाते थे। अब मुझे पता है ये सॉफ्टवेयर है तो उसे छू नहीं पाऊंगा।
अब जब से ये सॉफ्टवेयर है तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ आएगी तो मुझे देख नहीं पाऊँ, इससे इंटरनेट हमारा बहुत अच्छे से टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आप 15 में सबसे पहले फोकस करिए। जो 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ईजी होते हैं कि आपके वो बन रहे हैं, अगर वो बन रहे हैं तब मैं आपको आगे का भी बता दूंगा। ठीक, बहुत अच्छे से जो मैंने आपको 5512 के टाइम पे कंप्यूटर के मैंने अच्छे से एनालिसिस करके 5512 के एग्जाम के जस्ट पहले तक के जितने पीवाईक्यू थे, जितने ट्रेंडिंग टॉपिक थे, जो आयोग ने पूछे थे, सब मैंने लिख के आपको बताया था। आप वो वीडियो देख लेना जाके, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर दोनों के, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन निकाल के रखे थे कि आयोग ने किस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा है। ठीक है, अब इसके बाद करूँगा जैसे कंप्यूटर हो गया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो मेरा खुद का नोट्स है, टेलीग्राम पे पड़ा है, आपको अगर मन करे उसको ले लेना। उसमें मैंने पोस्ट पिन कर दी है। मेरा आसानी से 14-15 उसमें सवाल सही हो जाता है। मैं दे के निकला हूँ दो एग्जाम, तो मुझे पता है। ठीक है, आपका मन करे तो उसको पढ़ लेना, उससे बाहर का क्वेश्चन जाता नहीं। इसमें मैंने 2 पेज ऐड भी कर दिए, कोई दिक्कत हो तो उसको पढ़ सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले और भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर का कोई भी अच्छा सा बुक लगे आप ले लेना। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर भी इस टाइम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, उनकी कोई बुक समझ में आए उनसे पढ़ लेना। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा, आप एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। अब जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो 4-5 टॉपिक के ही आते हैं। उन टॉपिक के लिए भी मैंने अलग से वीडियो 5512 के टाइम पे बनाया था, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर बता दूंगा जब आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी शेयर करूँगा ना, कि कंप्यूटर को कैसे कवर करना, हिंदी को सेपरेट अलग करूँगा, एक एक टॉपिक को बताऊँगा कि आपको पर्यायवाची नहीं याद आ रहे हैं तो कैसे रट सकते हो, वो मैं डिटेल से बना दूंगा एक एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो। ठीक है, 1-1 2 दिन में। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर कंप्यूटर में आप 10-11 क्वेश्चन भी बना ले जा रहे हो, आपके बहुत, मैंने क्या बोला, आपको छोड़ने भी तो हैं, क्योंकि 75 का टारगेट लेके चलोगे तो बचे 25 आपको छोड़ने भी हैं। अगर आपके कोई 2 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, आपको पता है कि आपका पूरा सिस्टम ही वीक पड़ा होगा बिग डेटा प्रोसेसिंग में, छोड़ दो भाई। एग्ज़ाम आपका दिसंबर मान के टारगेट करो, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने बचे हैं। तो आप इन 2 महीने में सबसे पहले वो कवर कर लो यार जो स्टैटिक फिक्स है, जहाँ से क्वेश्चन आए तुमसे बन सकें। उस डार्क जोन में अभी मत जाओ। जब आपका 60-65 स्कोर अच्छे से बन जाए तब आप मुझसे कहना कि भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, तब मैं इसको और डिटेल से शेयर कर दूंगा और अभी और सब्जेक्ट वाइज आपको बता भी दूंगा। तो अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए कि कंप्यूटर में आपके 10-11 सवाल बन जाने चाहिए, वो आसानी से बन जाएंगे। मेरा नोट्स पढ़ोगे, लड़कों ने अभी मैंने कुछ लड़कों ने पढ़ा है, उन्होंने भी उसका फीडबैक दिया है। कुछ लड़के अभी बीएसएफ एचसीएम के लिए पढ़ रहे हैं, वो भी अपना फीडबैक दे रहे हैं कि बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने खुद उसको पढ़ा है 15-14, मेरे भी उसमें आसानी से सवाल सही हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब मैं बात करूँगा यूपी स्पेशल की। देखो यूपी स्पेशल में क्या है, 2 बुक आती है, एक परीक्षा वाणी, एक आती है तथ्यसार। जब ये दोनों बुक तुम्हारी कतई जुबान पर रटी होंगी, मेरी बात को समझना कोशिश, जब ये दोनों बुक आपके जुबान पर रटी होंगी तब आप केवल 12 से 13 सवाल कर पाओगे यूपी स्पेशल में, सच्ची बता रहा हूँ। अब बच्चे जो क्वेश्चन आते हैं 3 या 4 पूछ लेते हैं वो करंट के, 3 या 4 पूछ लेते हैं वो हिस्ट्री के। यानी ओवरऑल यही देखो या तो 7 से 8 सवाल वो हिस्ट्री और करंट के पूछ लेते हैं। बचे हुए सवाल वो 12-13 स्टेटिक यूपी के पूछते हैं। स्टेटिक यूपी वो जैसे नदियाँ, पहाड़, झील, ये अनुसंधान संस्थान, रिसर्च, दुनिया भर के ये सवाल पूछते हैं। मेरा पहला फोकस ये रहेगा, लड़के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया मुझे ये बता दो कि मैं ये करंट का पोर्शन कैसे कवर करूं। मैंने सब कुछ बताया 5512 के टाइम में, वहीं से सवाल भी बने हैं, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन मैं अभी भी फिर कहता हूँ, आप इसको थोड़ा देर के लिए स्किप कर दीजिए, मेरी बात माने, विश्वास के साथ। आपको सिलेक्शन चाहिए तो करंट को थोड़ा स्किप कर दीजिए, आप ये जो हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा स्किप कर दीजिए। आपको फोकस होना चाहिए पहले उस 12-13 नंबर स्टैटिक की। आपका वो 12-13 नंबर हर मॉक में फिक्स आ रहा है क्या? मतलब किसी भी मॉक में आप दोने जाते हो कि आपके वो 12-13 नंबर फिक्स हैं? अगर उतने बन रहे हैं तब आप इस हिस्ट्री की पोर्शन पे बढ़िए, इन करंट के पोर्शन पे बढ़िए। हिस्ट्री का पोर्शन मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी ऐसी कोई भी किताब नहीं छप के आ पाई है मार्केट में जो आपको ये हिस्ट्री का पोर्शन कवर करा पाए। क्योंकि हिस्ट्री पूछते कैसे, समझ के बता रहा हूँ। देखो यूपी स्पेशल की किसी बुक में हिस्ट्री इतना डीप दी नहीं है। हिस्ट्री पूछते हैं ये हिस्ट्री सिविल लेवल की हिस्ट्री में। जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ रहा था तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के जब मैं विजय अभियान पढ़ रहा था तो उस टाइम मैं देखता था इनके बहुत सारे यूपी में भी काम करते थे। ये लोग क्या करते थे, अपने सूबेदार नियुक्त कर देते थे छोटे छोटे इधर प्रांतों में। तो ये कहीं ना कहीं वही वो सब हमारे जो यूपी से रिलेटेड होते थे, वो ये एग्जाम पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाते। लेकिन ये यूपी के बुक में आप नहीं पाओगे। जैसे उस टाइम में प्रत्येक वक्त मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने आया था, इसका पढ़ लेना दिल्ली सल्तनत में, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने टॉपिक वाइज भी बताया है कि किस हिस्ट्री के पोर्शन में कौन सा टॉपिक से यूपी के क्वेश्चन बनते हैं। अब कन्नौज का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे राजाओं ने राज किया है, समझिए इस बात को, राजधानी बनाया है। अब जैसे फिरोजाबाद हो गया, इसे चंदावर कहते थे, अब चंदावर है तो यार चंदावर का युद्ध हो गया, कितने इंपॉर्टेंट हो गए। ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट बनते हैं, लेकिन ये आप किसी हिंदी के बुक में नहीं पाओगे, ये हिस्ट्री के बुक में पाओगे। वहाँ पे भी एक तरफ से लिखा नहीं है यूपी स्पेशल की हिस्ट्री। तो ये क्या होता है, जब आप हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे वहाँ से पॉइंट निकाल के आते हैं। तो अभी आपके पास टाइम नहीं कि तो आप इतना डिटेल से हिस्ट्री को पढ़ पाओ। ठीक है,
मैं पढ़ रहूँगा, अभी दिवाली के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री पढ़ना। जितने भी हिस्ट्री के पॉइंट निकलेंगे आपके इंपॉर्टेंट, मैं टेलीग्राम पे शेयर करता जाऊँगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें उस पर शेयर किए जो एग्जाम में डायरेक्ट आई हैं, आप भरोसा कीजिए, ठीक है। तो हिस्ट्री के पोर्शन को आप टेंशन फ्री छोड़ दीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताता जाता हूँ कि जैसे कौशाम्बी है भैया, पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण के जो गुरु थे संदीपनी, वहीं से बिलोंग करते थे, समझ पा रहे हो। ये तुम्हारे राजा हो गए, उदयन हो गया, बहुत इतिहास है यार कौशाम्बी का। फिरोजाबाद हो गया, तुम्हारे श्रावस्ती हो गया, संत कबीर नगर हो गया, और ये तुम्हारे वाराणसी हो गया, सारनाथ हो गया, ये इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे बदायूं का क्षेत्र हो गया, ये तुम्हारा अवध का क्षेत्र हो गया, यहाँ से हिस्टोरिकल क्वेश्चन बनते हैं। मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनको रट मारिए। यहाँ से जितने भी यहाँ की स्टेटिक पोर्शन है उसको रट डालिए, ठीक है। तो सबसे पहले यूपी स्पेशल में आपको स्टेटिक रटना है। बुक मैं बता देता हूँ, परीक्षावाड़ी और तथ्यसार मिक्स करके आपको पढ़ना है। बहुत अच्छे से आपके 12-13 क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले मैं, अगर आप पहले पढ़ने की बात करूँगा तो मैं करूँगा पहले आप परीक्षावाड़ी पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ते टाइम कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया करो गूगल से। ये मैंने पिछले वीडियो में जो शेयर किया आपको 5512 के टाइम पे, उसको फॉलो करना है, उसको भी सुनना जाके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका थर्ड पोर्शन, इसी में आता है करंट का पोर्शन, ठीक है। करंट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है स्कीम आपको कैसे देखनी है। गूगल पे जाइए, सीधे सर्च मारिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जाने वाली टॉप 10 योजनाएं आ जाएंगी। किसानों के लिए, छात्रों के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, ठीक है। इस टाइप से जब आप सेक्टर वाइज सर्च करोगे ना, आपको स्कीमें मिल जाएंगी। बच्चों के लिए कौन सी है, विधवाओं के लिए कौन सी है, कुष्ठ रोगियों के लिए कौन सी है, फिर वो स्कीम के नाम आ जाएंगे। आप इनको अलग अलग टॉपिक वाइज लिख लीजिए कि देखो बच्चों के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 5 स्कीम चला रही है, ठीक। अब उनमें से पाँचों में से जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में रही है 21, 22, 23, 24 में, 25 में, उन स्कीम के अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नोट्स में बनाने को क्या होता है, नोट्स में पढ़ना क्या होता है, बहुत अच्छे से सुन लीजिए। वो स्कीम कब चली, डेट भी याद रखना। मैं ये नहीं कि 2016 में चली तो रट लिया, कितनी डेट को चली, कौन से महीने में, वो याद रखना है। वो योजना किस मंत्रालय ने चलाई, ये याद रखना है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और उसका जो चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये पॉइंट होता है कि भाई मेरे, सॉरी ये वीडियो स्किप हो गया था, ठीक है। तो मैं करंट की बात कर रहा था। तो जैसे आप किसी भी स्कीम को पढ़ोगे तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका कौन सा पोर्सन, हाँ मैंने बता रहा था कि उसका डेट पढ़ लेना, कौन सा मंत्रालय उसको चला रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कितनी एज मांगी है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट उसकी विषय, उसकी उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये चलाई जा रही है। किसी भी स्कीम में यही 4 चीज़ पूछते हैं। जो करंट का डेटा ऐड हो वो लिख लेना। अगर ये टॉपिक वाइज आप स्कीम सर्च कर लोगे ना हर प्रकार की, तो आपको मुश्किल से 10 ही 15 स्कीम ऐसी मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपका आसानी से स्कीम वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। अब लास्ट पोर्शन पता है तुम्हारा जीएस का। देखो जीएस आपको सबसे पहले, आपको ये पिछले 7-8 साल के, जो इस 7-8 साल बोल रहे हैं, पिछले जो भी 6-7 महीने में पेपर में यूपी ट्रिपल के जहाँ भी जीएस पूछा है उसको पकड़िए कि उन्होंने क्या पीवाईक्यू में पूछा है सबसे पहले, ठीक है। अब जीएस के लिए आप जब पीवाईक्यू लगाओगे तभी समझ पाओगे जीएस में क्या ये पूछ रहे हैं। उसको आपको पढ़ने का तरीका यही है, आपके पास या फिर महेश कुमार बड़वाल हो, या जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, या आपका लूसेंट से भी कवर हो जाएगा अच्छे से। अगर आपने ये पढ़ रखी है तो इससे भी आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से करंट के आ रहे हैं। मैं कहूँगा पहले आप करंट को थोड़ा स्किप कर दिया करो, पहले आप उस पोर्शन को पढ़ा करिए जो फिक्स है। जैसे आपका ये कोई अनुसंधान संस्थान हो गया, या कोई इंपॉर्टेंट जैसे डेज वगैरह पूछा, यानी जो स्टेटिक पोर्शन सबसे पहले उसको पढ़ा कीजिए जीएस में भी, ठीक है। तो जीएस के लिए भी आपको लूसेंट पढ़ सकते हो, या आपके पास स्टैंडर्ड बुक है उनको पढ़ सकते हो। जीएस के लिए मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप जितना मॉक लगाओगे, जितना पीवाईक्यू देखोगे, उसी के अकॉर्डिंग समझ पाओगे। जैसे जीएस से एक क्वेश्चन उन्होंने अनुसंधान का पूछा, तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, आगे अनुसंधान पूछ सकता है। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ लीजिए। इसी ओवरऑल यही आप स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। आपका टारगेट 75 प्लस का होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। और आपको ये नहीं सोचना है कि अभी हार्ड क्वेश्चन पे मत जाइए। मैंने बोला ना 25 क्वेश्चन आपको स्किप भी तो करने हैं, वो यही स्किप कर दो, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर मान के तैयारी करो। एग्जाम आपका भले 2058 में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिसंबर मान के तैयारी करोगे तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। 75 प्लस का आपका टारगेट लेके चलना है। वो सबसे पहले इन्हीं स्टेप से आप फॉलो करोगे तो आपका बन जाएगा। फिर जब आपका लगे कि नहीं मेरा 60-65 बन जा रहा है, अभी मुझे 80 पे पहुंचा, तब ये 15 कैसे बढ़ेंगे, तब मैं आपको जो अभी ये आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो शेयर करूँगा वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लिए कोई और भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।